अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये वाला नावल गैंगस्टर हीरो बेस्ड है, फोर्स मैरिज बेस्ड है और इसके अलावा ये रूट हीरो बेस्ड है और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ ये रोमांटिक नावल भी है। तो चलिए आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वह इस वक्त एक सुनसान जंगल में मौजूद इस खंडरनुमा गढ़ के अंधेरे कमरे में मौजूद था। वो कमरा ना ज्यादा बड़ा था ना छोटा, बल्कि दरमियाना था। बीच में एक टेबल रखी हुई थी जिसके आसपास 6 कुर्सियां थी। वो मुकम्मल के तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। सामने टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप जिसमें वो कुछ तलाश कर रहा था। अकेलेपन में भी उसका अंदाज वही था जैसा सबके सामने होता था। चेहरा हुड्डी में मुकम्मल छुपा हुआ था। हाथ में एक लिस्ट मौजूद थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। काफी देर तक वो अपने लैपटॉप में मसरूफ रहा, फिर हाथ में पकड़ी हुई लिस्ट को देखकर कुछ टाइप करने लगा। तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। एक आग उबलने वाली नजर उसने अपने मोबाइल पर डाली और कॉल पिक की। 20, वो आदमी मर चुका है। दूसरी तरफ से ये अल्फाज सुनकर 20 के अंदर का 20 जागने लगा था। वो अपने किसी भी प्लान में कोई भी गलती नहीं चाहता था। गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगी थी, जैसे अभी भी आंखों से खून रसने लगेगा। मगर उसका साइड एरिया के पीछे वाले होटल के रूम नंबर 203 में मौजूद है। मुकम्मल बात सुनकर वो अपने सख्त लबों से एक शैतानी मुस्कुराहट लिए लैपटॉप को घूर रहा था। यू हैव ओनली 20 मिनट्स। अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी पर वक्त देते हुए उसने एक रोबदार आवाज में कहा। 20 के अल्फाज सुनकर उस शख्स के हाथ कांपने लगे थे। 20 के मुख्तसर अल्फाज का मतलब वो बाहूबी समझ चुका था। एक गलती तो वो पहले ही कर चुका था और ये भी जानता था कि उसे उसकी गलती की सजा हर सूरत में मिलकर रहेगी। यस 20। सूखे होंठों पर जबान फेरते हुए उसने धीमी सी आवाज में मुख्तसर जवाब दिया और कांपा लग गया। मुझे नहीं खाना। आज फिर से उसने पूरे घर में कहराम मचाया हुआ था। जो भी नौकर उसके लिए खाना लेकर जा रहा था वो खाने की ट्रे उसी ही के मुंह पर उठाकर अपना गुस्सा दिखा रही थी। ये कोई नई बात नहीं थी। इस नवाबजादी को अब आदत हो चुकी थी हर बात पर रूठ जाने की। जिद, अक्कर और गुस्सा तो मानो जैसे उसके अंदर खूट खूट कर बड़ा हो। साहब जी, अर्श बीबी बहुत गुस्से में है। शफकत साहब जो 2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान आए थे, अब वापस बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहे थे कि नौकर की आवाज पर चौंके। तुमसे कितनी बार कहा है कि कुछ भी हो जाए बिना इजाजत स्टडी रूम में मत आया करो, समझ नहीं आता तुम्हें? बेचारा नौकर जो पहले इस बिगड़ी नवाबजादी से अपनी अच्छी खासी इज्जत अफजाई करवा कर आया था, एक बार फिर से बातें सुनाने पर खुद को दिल में कोसने लगा। वो वो साहब, उसके पसीने छूटने लगे थे। पहले तो कभी उसके मालिक ने कभी भी किसी नौकर से इस तरह बात नहीं की थी, मगर अब शफकत साहब अपने रवैये पर गौर करने लगे और पल में फिर से एक नरम मिजाज इंसान का रूप धार गए थे। खैर, कहो क्या हुआ है, क्यों गुस्सा कर रही है वो? नौकर सर झुका हुए खड़ा रहा, जिस पर वो समझ चुके थे कि वजह क्या है। उन्होंने मुलाजिम को इशारे से बाहर भेजा और अपना सामान पैक कर अपनी इकलौती लाडली बेटी को मनाने के लिए सीधा अबूर करते हुए उसके कमरे में चले गए। आरू, बेटा अर्श, किधर है मेरी शहजादी? आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोलकर जब वो अंदर आए और कमरे का हाल देखा तो अंदाजा लगाने लगे कि आज उनकी बिगड़ी शहजादी का गुस्सा आज वाकई अरूज पर है। वो मुंह बसोड़े हुए अपने कमरे की छोटी सी मगर खूबसूरत सी फूलों से सजी हुई बालकनी में खड़ी थी। शफकत साहब जमीन पर टूटी परफ्यूम की बोतल देखते हुए उसके पास बाहर बालकनी में आए। मेरी शहजादी तो अपने बाबा से बहुत नाराज है ना? उसने अपने बाबा की बातों पर भी कोई रिएक्ट ना किया तो शफकत साहब ने उसका रूह शानों से पकड़कर अपनी तरफ किया और माथे पर बोसा दिया। अच्छा ना मेरी जान, बाबा से यूं तो नाराज ना होना, चली जाना अपने दोस्तों के साथ तुर्की। शफकत साहब के कहने की देर थी उसका मूड ऐसे बदला जैसे कभी खराब था ही नहीं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें किसी डोर की तरह चिपकाते हुए बाबा को देखने लगे। सच्ची बाबा जानी, आई लव यू बाबा जानी, आप दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा हैं। अपनी बालकनी में लगे हुए फूल की तरह उसका चेहरा भी खिल उठा। ओके माय प्रिंसेस, अब जल्दी से अपनी पैकिंग कर दो, देन तुम्हारे बाद मुझे भी यूके के लिए निकलना है। शफकत साहब एक बार फिर अपनी बेटी के माथे पर बोता देकर वहां से चले गए। अरीशा जल्दी से अपना फोन पैंट की पॉकेट से निकाल कर नंबर डायल किया था। हेलो गाइस, फाइनली हम तुर्की जा रहे हैं। दूसरी तरफ शोर शराबे की आवाजें आने लगी। वो खुद भी अपने पूरे कमरे में खुशी से झूल रही थी। आहर उसके बाबा ने 5 साल बाद उसे कहीं जाने की इजाजत दी थी। नहीं, ये झूठ है। मैं किसी शहजाद को नहीं जानता। मैं तो एक मामूली सा बिजनेसमैन हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना काम मेरा काम है और कुछ नहीं। वो आदमी टॉर्चर रूम में मौजूद था जिसे नौफल ने इस होटल से इस तरह गायब करके लाया था जैसे गधे के सर से सींग। वो आदमी मसलसल बड़बड़ा रहा था। वो बार बार अपनी सफाइयां दे रहा था। चल झूठे, तुझे मैंने खुद इस अंग्रेजन के साथ इश्क लड़ाते हुए देखा था। तू ही है शहजाद शमीम। नौफल ने उसकी टीन पर हाथ मारते हुए कहा और इसकी इस हरकत पर वहां मौजूद लोगों ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। नहीं, मैं किसी शहजाद शमीम को नहीं जानता। मैं तो सफदर हूँ। वह हड़बड़ाया जबकि मसलसल कट खाने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। अबे चुप कर,
तू सफदर नहीं है, बंदर है, वो भी दूसरे की डुगडुगी पर नाचने वाला। तुझे तो अब हम नचाएंगे। नोफल उसकी बकवास सुन सुनकर थक चुका था, इसलिए दुबारा हड़बड़ा कर बोला, क्यों जुगड़ू, हो जाए एक डांस। नोफल खुद से ही कहकर अपने मोबाइल पर गाना लगाकर ठुमके मारने लगा। नोफल बस करो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये टॉर्चर रूम है? अगर बीस को पता चला कि तुम इस शिकार के साथ ही मस्तियां कर रहे हो तो पता है ना कि वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। महर जो कब से नोफल के ड्रामे बातें देख रही थी, अब बोल पड़ी। उसकी बात पर वहां करे बासम और रहेल में इत्तेफाक किया। क्या यार, तुम तो लोग ठीक से एंजॉय भी करने नहीं देते। अजीब बोरियत है भाई। ये तो इसे टिकले के साथ कुछ ज्यादा खुशगवार बना रहा हूँ, ऊपर तुम लोगों के हर बात पर शुरू हो जाते हो। नोफल ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी उन्हें बड़ी हैरत से देख रहा था। उफ नोफल, तुम भी ना, करने दो ना इस बेचारे को डांस। क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ये हमारे हर शिकार के साथ कोई ना कोई एडवेंचर जरूर करता है? ये इसका पसंदीदा काम है, आदत है अब इसको। बासा कभी भी नोफल की साइड में बोल दिया करता था, आज भी उसकी साइड लेने लगा। थैंक यू जाने मन उम्मा। नोफल ने एक अदा से बासम को जाने मन कहकर मुहत्तब किया, जिस पर महर घुड़ कर बासम को और फिर नोफल को देखने लगी, जबकि हुरैन को हर बार की तरह इस बार भी नोफल की बातें बेमकसद लग रही थी। चल बेटा उठ जा। हाथ उसकी रस्सियों से बांधे हुए थे, जबकि पैर खुले हुए थे। नोफल ने उसको खड़ा किया, अपने हाथ में मौजूद इलेक्ट्रिक लैटर, जो कि शायद रोहेल का पसंदीदा हथियार था, उसको लेकर इस आदमी के पेड़ पर लगाया। रोहेल नोफल को गुस्से से देख रहा था। न जाने कब और कैसे नोफल ने बिना पूछे उसका हथियार जो निकल लिया था। अभी वो लोग नोफल की हरकतें देखने में मसरूफ थे, जब टॉर्चर रूम में लगे हुए पीले बल्ब की रोशनी हरी हो गई थी। मतलब 20 बिल्डिंग में आ चुका था। नोफल ने इस आदमी को वापस जगह पर बिठाकर बांध दिया और रोहेल को उसका लेटर दे दिया। इन सब की निगाहें अब भी बल्ब पर रही थी कि वो इंतजार कर रहे थे कि इस बल्ब की रोशनी का रंग बदलने लगे और अगले ही लम्हे इस बल्ब की रोशनी नीली हो गई। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सीधे होकर खड़े हो गए। जैसे कि 20 टॉर्चर रूम में आया, बल्ब की लाइट का रंग बदलने लगा। 20 के आते ही सबकी नजरें उस पर मरकूज हो गई थी। सबकी निगाहों को खुद नजरअंदाज करते हुए वो मगरूराना चाल चलता हुआ अपने नशीस पर आ बैठा। उसका चेहरा अब भी हुड्डी में छुपा हुआ था। उसे जानते तो सब थे, मगर ये कोई नहीं जानता था कि 20 दिखने में कैसा होगा। हाय, आज तो नेवी ब्लू रंग की हुड्डी पहनकर आया है, खरूस कहेगा। इसमें भी जुल्म डाल रहा है। नोफल के मुंह से निकले गए अल्फाज पर वो काबू न पा सका, लेकिन यह भी तो जानता था कि उसको इस बात की भी सजा मिलने वाली है। सब लोग नोफल को घूर कर देखने लगे तो उसने दांत दिखाए। नाम क्या है तुम्हारा? कौन हो तुम? क्यों मुझे लाए हो यहाँ? नाम? उसने घुराते हुए फिर से पूछा, जिस पर सामने बैठा हुआ शख्स डरते हुए कहने लगा, सफदर। और रियल नेम? 20 के फीके लहजे में कहा, मेरा एक ही नाम है, सफदर। ये ऐसे नहीं मानेगा, जब से आया तब से यही कहा जा रहा है कि मैं बंदर, मेरा मतलब सफदर हूँ। नोफल एक अदा से कहता हुआ आगे आया था, जिस पर 20 ने उसको इशारे से वापस पीछे जाने को कहा था। वो जल्दी से पीछे हो गया। अगर तू सफदर है तो शहजाद का तेरा बाप है। 20 ने इस बार साफ लहजे में कहा, जिस पर वो कपाने लगा। क्या चाहते हो मुझसे? उसने डरते डरते पूछा। डिवाइस। 20 की बात का मतलब साफ था। मुझे नहीं पता किस डिवाइस की बात कर रही हो तुम, उसने थूक निकलते हुए कहा था। उसका ये ड्राम अब 20 की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसने हाथ के इशारे से बासम से कुछ मांगा था। बासम वक्त जाया किए बिना शीशे के कबर्ड से एक इंजेक्शन निकाल कर लाया और 20 के हाथ में दे दिया, जिसे देखते ही वो शख्स मजामत करने लगा था। 20 अब खड़ा हो चुका था। उसने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। उसके हाथ में जो सरिंज थी वो कोई आम सरिंज नहीं थी। इस सरिंज में एसिड था। वो झुककर उस आदमी के करीब आया और एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर करने लगा था। उसने गौर से देखा, क्या है ये? 20 ने अपनी आंखों में सुर्ख लाल तासरात लिए हुए इस शख्स से पूछा, जिस पर अपने सूखे होंठों को जुबान से तर्क करते हुए जवाब दिया, इंजेक्शन। बेहोशी का इंजेक्शन। 20 का चेहरा अब तक हुडी की वजह से मुकम्मल छुपा हुआ था, मगर अब उसने अपना चेहरा जाहिर किया। वो शख्स बड़ी गौर से इसको देख रहा था। 50% रॉन्ग। ये इंजेक्शन जरूर है, मगर बेहोशी का नहीं, तेजाब का। 20 की बात पर वो शख्स बड़ी गौर से सुन रहा था, जिसे सख्त लहजे में कहा था। 20 के कहने की देर थी जब बल्ब का रंग लाल होने लगा था। 20 अब बेहद गुस्से में आ चुका था। 20 ने उस आदमी का एक हाथ खोला और उसकी शायद रग पर सिरिंज रखी और देखते देखते पूरा ऐसे उसकी शायद रग पर उतार दिया। अगले ही लम्हे उसके जिस्म की हर नस अजीब तरह से उबल कर जलने लगी थी। जहां जहां ऐसे पहुंचता गया वहां वहां उसकी खाल जलती गई। वो चीख रहा था, तड़प रहा था। अब जी तरह से मगर सामने खड़े शख्स को उसका यूं तड़पना सुकून दे रहा था। वो अब भी इल्तजाइया नजरों से 20 को देख रहा था, मगर वो 20 था, उसके सीने में दिल नहीं था। रहम से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना था। जुल्म क्या होता है, जालिम किसे कहते हैं, या कोई इसे हार्टलेस इंसान से पूछे। टकला कहेगा। मर भी सुकून से नहीं रहा। नोफल ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। टॉर्चर रूम में उसकी चीखें गूंज रही थी। वो एक मछली की तरह तड़प रहा था। 20 में हंजर के एक ही बार से उसके जिस्म में बंधी हुई रस्सी काट दी थी। अब वो तड़प तड़प कर मर रहा था। जमीन उसके खून से लाल हो चुकी थी। उसका पूरा चेहरा तेजाब की वजह से झुलस चुका था। आंखें बाहर आ चुकी थी। अब उसके जिस्म में सिर्फ चंद सांसें बाकी थी। हाय, ऑल टाइम्स माई फेवरेट। नोफल बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था। स्टार्ट, यू हैव हाफ आवर। अब बल्ब की लाइट सफेद रंग की हो चुकी थी। 20 के कहने की देर थी। रोहिल और पासम आगे बढ़कर अपने काम में मसरूफ हो गए, जबकि 20
महर को इशारे से अपने पीछे बुलाता हुआ वहां से निकलकर अपने पर्सनल रूम में चला गया। तुर्की जाने की खुशी में वो सारी रात जाकर पैकिंग करती रही थी और आहट रात के 3 बजे उसको नींद ने अपने आगोश में लिया। अभी वो दुनिया जहाँ से बेगानी अपने कमरे में पुरसुकून अंदाज में सो रही थी जब कोई खिड़की के जरिए उसके कमरे में आया। स्लीपिंग ब्यूटी, उससे ही सरगोशी करता हुआ वो बेड के पास आया और शख्स के जज्बात जगाकर वह खुद कितने सुकून से सो रही थी। माई स्लीपिंग ब्यूटी उसके ऊपर झुकने लगा और माथे को शिद्दत से चूमने लगा। इस मासूम सी लड़की को नींद में हलल महसूस हुआ था जिसके चेहरे के तासरात से वाज़ेह हो रहा था। उसके चेहरे के जावे को देखकर इस पत्थर दिल शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने लगी। दुनिया जहाँ से थक कार कर वह सुकून की तलाश में न जाने कितने दिनों से वो यहाँ आ रहा था। कुछ देर तक वो यूं ही उसके बाजू पर सर रखकर लेटा रहा, फिर कुछ सोचकर वहां से उठा और साइड टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाकर कुछ चेक करने लगा। इतने दिनों में पहली बार उसका मोबाइल उठाया था जबकि पासवर्ड उसे बहुत अच्छे से पता था। वो सबसे पहले पिक्चर्स देखने लगा। माई स्लीपिंग ब्यूटी न जाने कितनी हसरतें लिए वो हर एक एक तस्वीर को जूम कर देख रहा था। तभी उसने अपने व्हाट्सएप का रुख किया जहाँ कई मैसेजेस आए हुए थे, मगर उसने एक भी मैसेज सीन नहीं किया क्योंकि उसे अपनी स्लीपिंग ब्यूटी पर पूरा भरोसा था। मगर एक जगह आकर उसकी आंखें खुली रह गई थी। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझसे दूर जा रही हो। पल में वो थोड़ा सा उदास हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर सहज तासरात आने लगे। वो दुनिया के लिए पत्थर दिल था, मगर यहाँ आकर उसका ये पत्थर दिल न जाने क्यों पिघल जाता था। लेकिन आज उसके अंदर का पत्थर दिल इंसान यहीं पर जाग उठा था। उसके कमरे में हर चीज अपनी जगह पर तहजीब से रखी हुई थी, मगर अब जब उस शख्स को गुस्सा आने लगा तो पल भर में वो हर चीज को गुस्से से फेंकने लगा। मगर उसका अंदाज ऐसा था कि बेड पर सोई लड़की को अपने कमरे में मौजूद चीजों के गिरने की आवाज तक न आई। काफी देर के बाद जब वह पूरे कमरे की हालत हड़ा पड़ चुका, जब उसका गुस्सा कम होने लगा तो वो बेड के पास टेक लगाकर बैठ गया। नहीं मेरी जान, कभी भी नहीं। अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा मैं, वह मुकम्मल इरादा करता हुआ कह रहा था। एक नजर उसके पूरे कमरे पर डाली मारी, तब उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया। वो अपनी मोहब्बत की आंखों में अपने लिए डर, खौफ या वहशत नहीं देखना चाहता था। वक्त जाया किए बिना उसने पूरे कमरे का हाल ठीक किया। वो जो चीजें जमीन पर फेंकी थी वो सब वापस तरतीब से रखी। देन उसने वही चीजें फेंकी थी जिनका टूटना मुमकिन न था। अब कमरे का हाल पहले जैसा था और उसका हाल भी वही था। यू तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि जल्दी जल्दी काम किया करो, इतनी गंदगी बदबू तो मेरे खुद के पास से भी नहीं आती, चाहे मैं पूरे हफ्ते ना नहाऊं। नोफल के लिए अब वहां खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो चुका था। तभी तब कर कहने लगा, जबकि रोहेल और पासम इस मुर्दा शख्स के जिस्म के हिस्सों को निकालने में मसरूफ थे। अब नोफल की इस बात पर उसे घूरने लगे। अगर इतनी स्मेल आ रही है तो यहाँ क्या अंडे दे रही हो? चले जाओ यहाँ से बाहर, औरत कहीं का। बासम ने इस बार भी उसे औरत कह के मुहातब किया, जिस पर नोफल अजीब तरह से मुंह बनाता हुआ उसे घूरने लगा। इसके जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई चिप नहीं मिली, लेकिन उसके कंधे पर टांगों के निशान हैं जो ज्यादा पुराने नहीं हैं बल्कि 5-6 महीने पहले के हैं। और इनके बाद पर बासम सवाल नजर से उसको देखने लगा। मतलब साफ है, गुलहान के आदमी को हम पर शक हो चुका था। तभी उसके जिस्म में फिट की गई डिवोर्स को इन लोगों ने पहले ही निकाल लिया। रोहेल इन सबसे कहीं ज्यादा जहीन था। वो 20 का पर्सनल बंदा था। जो काम कोई ना कर सके वो काम 20 उसे दिया करता था। आई एम सो एक्साइटेड यार, कितना मजा आने वाला है ना हर बार की तरह। इस बार भी हारिस बहुत खुश था, मगर इस बार सबकी खुशी की वजह अरीशा का साथ जाना था। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी पैकिंग करो। शाबाश। जैनिश अपनी मतलब की बात पर आई थी। उफ, एक तो कितना काम करवाती हो तुम इस मासूम से जानते न जाने शादी के बाद भी तुम्हें रहम आए या नहीं। हारिस ने मुंह बनाते हुए कहा था, जिस पर जैनिश ने कहकर लगाया, डोंट वरी मेरी जान, शादी की रात भी तुमसे यूं ही सारे काम करवाऊंगी। शादी का सुनकर हारिस जो अपने और मंगेतर का बैग पैक करने में लगा हुआ था, एकदम से कपड़े उछालकर जैनिश के पास आया। और वो काम तो मैं बहुत शौक से करूंगा। हारिस का मुंह बदलता हुआ देखकर जैनिश उसे आंखें दिखाई। हेलो मिस्टर, काम मतलब के पूरे घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह। वो हाथ के इशारे से उसे सारा प्लान बता रही थी, जिस पर हारिस ने उसको घूर कर देखा और वापस अपनी पोजीशन पर आकर कपड़े रखने लगा। वैसे मैं सोच रही थी कि पता नहीं अरीशा के बाबा ने उसे कितने दिन हमारे साथ रहने की इजाजत दी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां पहुंचे और इनका वो मोटा सा जिन्नमा गार्ड फिर से अरीशा की निगरानी के लिए आ जाए। जैनिश ने अपना ख्याल जारी किया, जिस पर हार्ट भी संजीदगी से उसको देखने लगा। ये तो अब अरीशा और उसके बाबा ही जानते होंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने मरे जाने की इजाजत तो दी थी, मगर अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए इस गार्ड को वहां भेज दिया था और 2 दिन में ही वापस बुला लिया था। तो फिर तुर्की है ना, ये तो फिर तुर्की है, मुल्क से अलग। हारिस भी जैनिश की बातों पर इत्तेफाक करने लगा था। तभी जैनिश का मोबाइल बजने लगा। तुम रेडी हो? बस हम निकल रहे हैं, जैनिश ने मुख्तसर बात करके फोन रख दिया था। हारिस अभी सोच में गुम था। क्या हुआ हारिस, क्या सोच रही हो?
हारिस को यह वक्त मुनासिब ना लगा कि वो कुछ कहे, इसलिए बात को घुमाने लगा। मैं सोच रहा था कि तुर्की कितना हसीन मुल्क है ना। ज़ैनब ने मुख्तसर सा जवाब दिया था। वो अब अपने पर्स में पासपोर्ट रख रहे थे। सोचो, जब मुल्क इतना हसीन है तो वहाँ की बच्चियां, हाय उफ, क़यामत लगती होंगी ना। उसके कहने की देर थी कि अभी ज़ैनब के मुंह पर कुशन मारते वो वहां से भाग गया। बदतमीज जाहिल इंसान, ये तो इतनी हसीन मंगेतर मिली है कजन की सूरत में, ऊपर से उसका ठरकी पानी नहीं खत्म हो रहा, छछोरा कहीं का। वो खुद को शीशे में देखकर अपने ही हुस्न की तारीफ करते हुए कहने लगे। वो जब सोकर उठी तो उसे याद आया कि आज उसकी फ्लैट है। तब जल्दी जल्दी से उठकर वो बात चली गई थी। वहां से आकर उसने सबसे पहले अपने बालों को ड्राई किया। बिल्कुल सूखने के बाद कुछ ही देर बाद उसके बाल वापस सिल्की और सीधे हो गए। यार आज क्या पहनूं? कल शॉपिंग पर उसने बहुत सारे न्यू ड्रेसेस लिए थे जो अब वो पूरे बेड पर फैलावे सिलेक्ट करने में मसरूफ थे। उसने एक ब्लू कलर का ड्रेस निकाला और बाकी सारे कपड़े वापस सूटकेस में रख दिए। दिस वन, वो शीशे के सामने खड़ी कपड़ों को खुद से लगाए देख रहे थे जब उसकी नजर सामने डाइवर्टर पर पड़ी जहाँ परफ्यूम की बोतल के नीचे एक चिट रखी हुई थी। ये क्या है? उसने वो चिट खोली जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, प्लीज डोंट लीव मी अलोन, प्लीज डोंट गो। माई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले भी जब वो अपने दोस्तों के साथ मरी टूर पर जा रही थी तब भी उसे अपने कमरे से ऐसी ही चिट मिली थी, मगर उसे लगा था कि शायद किसी ने मजाक किया होगा। मगर अब एक बार फिर से ये सब, आर ये कौन है? अभी वो यही सोच रही थी जब उसका मोबाइल बजा। हाँ हाँ आरू, बस 5 मिनट। इस चिट को माही ने मोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। वो जल्दी से कपड़े चेंज करके हल्का सा मेकअप करने लगी। वो तो सादगी में भी बहुत प्यारी लगती थी, मगर अब जब हल्का सा मेकअप हटी तो खुद को देखकर ही मुस्कुराने लगे। नेक्स्ट, रोहेल समेत सब लोग बीस के ऑफिस में मौजूद है। रोहेल के सवाल पर बीस ने मुख्तसर सा जवाब दिया, कोड नंबर 12780। उसके बाद पर सब चौंके। व्हाट? 20 मतलब जिस बंदे को हमने मार दिया वो उस गिनती में था ही नहीं। बासम ने हैरानी से पूछा। वो हमारा शिकार जरूर था, मगर इनमें से नहीं चिप उसके पास नहीं मिले। बीस की आंखों में सतासा लिए अभी नौफर को घूर रहा था, क्योंकि कल उसने नौफर को सजा देनी थी, मगर अब उसका इरादा बदल चुका था। तो अब बीस अब किस आदमी को पकड़ना है? महर समझ चुकी थी कि बीस का इरादा जब भी पूछने लगी। 12780। बीस ने इस बार मुख्तसर जवाब दिया, इस पर सबने उसे हैरत से देखने लगे। मगर बीस, हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी चिप किस बंदे के अंदर फिट है? क्या पता हमें पहली की बजाय दूसरी मिल जाए। कोड नंबर के हिसाब से थोड़ा मुश्किल होगा ना ये समझना। रोहेल ने अपना इजहार ख्याल किया। उसके पापा साहब मुतफिक थे। जो चिप पहले हमारे हाथ लगी वहीं से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो गई। बीस का मतलब साफ था। वहां खड़े सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। तो बीस, अब हम जाएं? नौफल ने तू निकलते हुए बड़ी हिम्मत करके पूछा। हम नहीं, सिर्फ तुम और होर। यू हैव ओनली 2 आवर्स। बीस हमेशा से ही सबको वक्त दिया करता था और इसे अपना काम भी मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल चाहिए होता था। उसके दिए गए वक्त से अगर 1 मिनट भी ज्यादा हो गया तो मतलब उस बंदे की शामत आई। नौफल बात का मतलब समझता हुआ एक अलविदाई निगाह मांगकर वे तमाम लोगों पर डालकर वहां से चला गया, जबकि हुरैन भी उसके साथ ही वहां से निकल गई थी। अब 2 घंटे के अंदर उन्हें उस चिप वाले बंदे को ढूंढकर बीस के हजूर पेश करना था। बासम एंड मेहर, लैब में जाकर ऑपरेशन की तैयारी करो। पहली बार बीस ने किसी की बात मानी थी। बासम ने उसे पहले भी 2 बार कहा था कि हॉस्पिटल में किसी को हार्ट की जरूरत है, मगर उसने हमेशा वही किया जो उसे ठीक लगा था। वो हमेशा से अपने शिकार को अलग अलग तरीके की अजीतें देकर मौत के घाट उतारता था और बाद में उसका दिल निकाल कर अपने पैरों तले कुचल देता था। फिर रोहेल और बासम मिलकर इस मुर्दा शख्स के गुर्दे, आंखें और जिन चीजों की हॉस्पिटल वालों को जरूरत होती थी वो वहां पर डोनेट कर देते थे। आज ना जाने किस तरह उसने अपने गुस्से को काबू करके हार्ट को डोनेट करने का इरादा किया था। बासम और मेहर बीस का हुक्म मिलते ही खुशी से वहां से चले गए थे, जबकि रोहेल अब भी मुंह लटकाए वहां खड़ा था। बहुत वक्त हो गया है गुलहान को कोई सरप्राइज नहीं दिया। बीस कुछ सोचता हुआ एक पेन की निब सामने पड़ी हुई कापी में गाड़ दिया था, जिस पर रोहेल समझ चुका था कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो मतलब गुलहान की तुर्की वाली फैक्ट्रियां, वो बीस था। उस सब की खबर होती थी कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन किस चक्कर में है, कौन क्या करने वाला है। सब कुछ वो रोहेल को इशारा दे चुका था। बाकी काम रोहेल का था, जबकि रोहेल दिल ही दिल में सुकून महसूस कर रहा था।